नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में 3 पार्ट होंगे। पहले में भारत का संवैधानिक इतिहास, दूसरे में संविधान सभा और तीसरे में संविधान की प्रस्तावना। इन तीनों से रिलेटेड एमसीक्यूज़ करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था, क्या था? तो हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो इसमें सूची 1 में जो घटनाएं घटी उसके नाम दिए गए हैं और सूची 2 में वो किस वर्ष हुई थी उनके नाम दिए गए हैं। तो सूरत विभाजन दोस्तों 1907 में हुआ था, तो A का 4 सही है। सांप्रदायिक अधिनिर्णय जो हुआ था वो 1932 ईस्वी में हुआ था, जिसको कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं। सर्वदलीय सम्मेलन ये 1928 ईस्वी में हुआ था। और पूर्ण स्वराज का संकल्प जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, जो 1929 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सही आंसर है बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय गवर्नर जनरल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करना है। सूची 1 में जो घटनाएं घटी उनके नाम दिए गए हैं और सूची 2 में जिन गवर्नर जनरल के अंडर में हुई थी उनके नाम दिए गए हैं और इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के नाम दिए गए। तो अगस्त घोषणा जो हुई थी वो लॉर्ड मॉन्टेग्यू के टाइम पे हुई थी। अगस्त प्रस्ताव हुआ था लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम पे। अगस्त संकल्प हुआ था मोहम्मद अली जिला महात्मा गांधी के द्वारा। और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस हुई थी मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। तो ए ऑप्शन सही है इसमें। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया कब? 1773 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी नियुक्त किया गया कब? 1858 ईस्वी में। दोस्तों, ये घटना हुई थी 1857 की क्रांति के बाद। सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया। निम्न आश्वासन में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। मिंटो मॉर्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो पृथक निर्वाचन प्रणाली था। मॉर्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया था? 1909 ईस्वी में पारित किया गया था। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 के द्वारा। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधारों में प्रावधानों का सार था, क्या था? तो प्रांतों में दोहरा शासन। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो लॉर्ड एमरी। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो पाकिस्तान की स्वीकृति। अगला प्रश्न, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो माउंटबेटन योजना। कौन सुमेलित नहीं है? तो साइमन कमीशन जो है वो भारत विभाजन से सुमेलित नहीं है। मॉर्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से संबंधित है। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन के लिए है। कैबिनेट मिशन संविधान सभा के गठन के लिए। और साइमन कमीशन जो आया था 1919 के एक्ट जो था उसके सर्वेक्षण के लिए आया था। निम्न अधिनियमों को सही ढंग से मिलाना है। तो सूची 1 में अधिनियम दिए गए हैं, सूची 2 में उसकी विशेषता दी हुई है। तो दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रांतीय स्वायत्ता घोषित की गई थी। मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन के बारे में बोला गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में सांप्रदायिक 61 में सती प्रथा का अंत किया गया था। और अधिनियम 1858 में ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था, जो कि 1857 की क्रांति के बाद हो। तो बी ऑप्शन सही है। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था किसमें? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं प्रांतीय स्वायत्ता थी? तो 1935। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। दोस्तों, इस सेक्शन में हम संविधान सभा के बारे में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार
व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो महात्मा गांधी। 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो एम.एन. रॉय। संविधान सभा के विचार औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो महात्मा गांधी के द्वारा। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो 1928 ईस्वी में। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? सुभाष चंद्र बोस। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया था कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो माउंटबेटन योजना। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? माउंटबेटन योजना के अनुसार। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? तो फैजपुर। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो 505। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? 195। पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो 333। संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 100। तो पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 229। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो इसका सही आंसर है 10 लाख व्यक्ति। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो प्रांतों की विधानसभा ने। अगला प्रश्न, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो संयुक्त प्रांत का। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? तो पश्चिम बंगाल से। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? तो वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे किसके द्वारा? तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। भारतीय संविधान निर्माती सभा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी, यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इसे बोला था दोस्तों। भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? 1946 में। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 में। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जो सीनियर मोस्ट पर्सन थे उस टाइम पे। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था कब? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को किसने संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो B.N. राव, यानी बेनेगल नरसिंह राव। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो H.H. वेग। संविधान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हुए संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? 13। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? तो 29 अगस्त 1947। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? तो सहमति और समायोजना से। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था तो 22 जनवरी 1947 को। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे कौन थे? JB कृपलानी। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था कब? तो जुलाई 1947 में। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया तो 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप किस दिन पारित किया था? तो 26 नवंबर 1949। संविधान सभा का अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो 24 जनवरी 1950। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? 284। अगला प्रश्न, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी।
संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला प्रश्न, किस दिन से संविधान सभा का अंतकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो 26 जनवरी 1950। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं द्वारा नामित। भारत के संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संविधान सभा के गठन बारे में सही है? तो पहला स्टेटमेंट है, संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया था। देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया था। संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था और सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। तो 1 और 4 सही है। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन की अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो किसने? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता? B.R. अम्बेडकर को। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू। भारत का संविधान लागू हुआ था कब? 26 जनवरी 1950 को। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 15। दोस्तों अब अगला सेक्शन है संविधान की प्रस्तावना। इसे रिलेटेड MCQs करते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को उसके आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो प्रस्तावना को, जिसे प्रियम्बल बोलते हैं। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती इन शब्दों से, हम भारत के लोग। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? यहाँ राज्य की प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, यानी राष्ट्रपति एक निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, तो भारत को इसलिए गणतंत्र कहा जाता है। भारत है एक क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है क्या है? राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करना। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। गणतंत्र होता है क्या होता है? राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित से वे 2 शब्द कौन है जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? तो एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो लोक कल्याण, यानी समाजवादी पंथनिरपेक्ष और प्रभुत्व संपन्न है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। भारत को एक गणराज्य के रूप में गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राजाध्यक्ष का चुनाव होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है क्या है? तो सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है। इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला कथन है यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, यह 44वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, यह 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, यह मूल प्रस्तावना में था। तो यह 42वें संशोधन के संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था और यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। तो केवल 1 और 3। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? तो संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। समाजवाद का अर्थ है क्या? सामाजिक न्याय। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई थी? तो ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो चीन की क्रांति का। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो प्रस्तावना में। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? तो गुटनिरपेक्ष। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। भारतीय संविधान ने किस प्रकार का लोकतंत्र को अपनाया है? तो लोकतांत्रिक गणतंत्र। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? तो उपयुक्त सभी, यानी राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक राजतंत्र। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? तो जनता में निहित होती है।
अगला प्रश्न है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है किसमें? प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी आगे व्याख्या की गई है, उनकी आगे व्याख्या की गई है मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया? तो प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? संविधान को लागू करने की तिथि। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो भारत और इंडिया। भारत संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो भारत की जनता द्वारा। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत की जनता में। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया कब? 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ कब? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, भारत में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1950 ईस्वी में। संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? तो एक बार किया गया। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था? 1976 में। निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मकृत करते हैं। तो ये जो बीच का सेंटेंस जो है उसमें कौन सा तिथि आता है दोस्तों? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। अगला प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती? तो पूजा की समानता। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे, तो समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए इसमें से कौन सा सही है। तो पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है। तो दोस्तों इसका संशोधन किया जा सकता है, तो तीनों स्टेटमेंट बाकी सही है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है प्रजातंत्र। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। भारतीय संविधान लागू हुआ था कब? 26 जनवरी 1950 को। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो समाजवाद। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से ये घोषणा की गई थी कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है क्या? सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है? तो भारत के लोग। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को फॉलो कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके साथ साझा करता रहूं। दोस्तों इस तरह का प्रश्न वेरियस एग्जाम्स जैसे कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।